नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे एक बार फिर किसानों के मसले पर, और इसलिए क्योंकि 6 तारीख को चक्का जाम की घोषणा किसानों की तरफ से की गई है। इसका मतलब क्या है और क्या कुछ हो सकता है? इसके साथ साथ राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा है कि अगर इस किसान समस्या का कुछ समाधान हो सकता है तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सीधे बातचीत करें, क्योंकि जिन कृषि मंत्री के हवाले से बातचीत हो रही है उससे कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कई गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सीधे किसानों से मुखातिब होंगे, सीधे किसानों से बातचीत करेंगे, जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे हैं? दूसरी बात चक्का जाम को लेकर है। चक्का जाम के में एक थोड़ा सा मतभेद दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के अंदर जो है वो चक्का जाम नहीं होगा, बल्कि वहां जो लोकल डीएम है उनको ज्ञापन दिया जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि अब किसान आंदोलन के अंतर्गत भी मतभेद हैं और अपनी लीडरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए राकेश टिकैत ने ये स्टैंड लिया है? फिलहाल इसी मसले पर करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की, आजाद पत्रकारिता को सही सलामत आगे बढ़ाने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहयोग करें, डोनेशन दें। तो ये सत्य हिंदी के लिए नहीं, बल्कि हिंदी की पत्रकारिता और पत्रकारिता परसे के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इसके साथ साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और करेंगे तो हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री सीधी पहल करेंगे या नहीं पहल करेंगे। और दूसरी, जो चक्का जाम का ऐलान किया गया है, जिस तरीके से लाल किले पर हिंसा हुई और उस दिन हिंसा हुई 26 जनवरी को, उस मसले पर सवाल ये खड़ा होता है कहीं फिर वो हिंसा तो नहीं होगी। इस मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। हमारे साथ है सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी, हमारे साथ है मौजूद जी न्यूज के पूर्व मैनेजिंग एडिटर सतीश के सिंह, हमारे साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक हरि कुमार जी, हमारे साथ है किसानों के नेता राहुल राज जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल राज जी, मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या ये जो चक्का जाम आप लोग कर रहे हैं, इसमें फिर उसी तरीके से हिंसा होगी, फिर उसी तरीके से लोगों को तकलीफें होंगी? देखिए आशुतोष जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आंदोलन में जो चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है, ये प्रतीकात्मक विरोध है जो पूरे देश के जो किसान हैं वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने तहसील और कस्बे में दिखाएंगे 3 घंटे के लिए। और उसमें हिंसा जैसा कोई प्रश्न नहीं है। और दिल्ली का प्रश्न जहाँ तक है, तो दिल्ली में वैसे भी चक्का जाम का कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि वैसे ही किसान सड़कों पर बैठे हैं। अन्य राज्यों में, अन्य कस्बों का है, हिंसा का कोई प्रश्न उठता नहीं है। और 26 जनवरी की घटना में भी ये जग जाहिर हो चुका है कि पूरा षड्यंत्र किस प्रकार के सरकार के अपने नुमाइंदों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो सरकार के साथ समर्पित लोग हैं, और वो संगठन जो पहले से ही किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य नहीं है, उनके द्वारा ये सारी चीजें की गई थी, और दोषियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कल भी अगर कोई ऐसी घटना अप्रिय होती है तो वो सरकार का षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से बहुत ही सिंपल कार्यक्रम है। 3 घंटे के लिए अपने अपने ज्ञापन जो भी तहसील है या जो जिले हैं, कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को पहुंचाने हैं। और 3 घंटे का कार्यक्रम है, बहुत ही शांतिप्रिय कार्यक्रम है। हम तो शुरू से ही कहते हैं, आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि शांतिप्रिय कार्यक्रम में किसी प्रकार का उत्पाद ना हो। जी राहुल जी, चक्का जाम का कोई भी कार्यक्रम आज तक शांतिपूर्वक तरीके से तो हुआ नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। देखिए आशुतोष जी, चक्का जाम में थोड़ी देर के लिए किसान अपना सड़क रोक के, मैंने कहा, प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद जो तय सीमा है उससे ज्यादा कोई भी नहीं बैठने वाला है। मतलब आप चलती हुई गाड़ियों को रोकने का काम करेंगे, बसों को रोकने का काम करेंगे, मोटर व्हीकल को रोकने का काम करेंगे, दुकानों को बंद करने का काम करेंगे। चक्का जाम का तो मतलब यही हुआ ना, जब आप करेंगे। दुकानों को बंद करने का कोई कार्यक्रम नहीं है आशुतोष जी। जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग में जिनकी क्षमता पे है, जिसकी क्षमता राष्ट्रीय राजमार्ग रोकने की है, वो जो भी शहरी मार्ग हो या जो स्टेट हाईवे है उनको रोकने की, उसमें दुकानों जैसा कोई शब्द नहीं कि जबरदस्ती कोई दुकान में। ऐसा चक्का जाम है, कोई बंद का कॉल नहीं है। चक्का जाम है, लोग रोकेंगे प्रतीकात्मक, 3 घंटे में छोड़ देंगे। 3 घंटे का तो जाम वैसे भी गाड़ियों में अमूमन लग ही जाता है, तो 3 घंटा कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। एक प्रतीकात्मक विरोध है, किसान अपनी बात पहुंचाना चाहता है और एकजुटता का एक परिचय देना चाहता है कि हाँ भाई, संयुक्त मोर्चा के कॉल पे पूरे देश के किसानों ने एक कार्यक्रम किया। सतीश जी, क्या आप कन्विंस है राहुल राज्य की बातचीत से? क्या आपको लगता है कि जब चक्का जाम करेंगे, जब आप रोकेंगे गाड़ियों को, मोटर व्हीकल को, हाईवे को,
तो सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, लोग विरोध नहीं करेंगे, उस पर किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि अगले जो 24 घंटे है आशुतोष जी, 24 घंटे है वो किसान आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है परसेप्शन गेम में। आज ही सरकार ने जम्मू कश्मीर में 4G बहाल किया है, शायद कुछ इंटरनेशनल ट्वीट आ गए थे, उसके बाद फैसला किया गया है। और कल प्रचार प्रसार की दृष्टि से, क्योंकि दिल्ली तो ये जाम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली से अगर बाहर ये जाम होता है तो ये कहा जाएगा कि किसान आंदोलन का एक्सटेंशन हो रहा है। पंचायतें भी हुई हैं, ये बात सही है, लेकिन इसके बाद अगर कल कोई हिंसा हुई, अगर कोई परसेप्शन में खराबी आई, तो ये किसान आंदोलन के लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, एक और चीज कहना चाहूंगा कि आज सरकार की तरफ से एक बिग इंडिकेशन आया है कि सेलेक्ट कमेटी को, कोई विशेष कमेटी को ये फार्म लॉ भेजना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ मूवमेंट दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो अमेरिका की सरकार ने भी कंडीशनल समर्थन दिया है, क्योंकि ऐसे वैसे ट्वीट आ गए थे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। तो अब ये स्थिति ये है आशुतोष जी कि कल ही सब कुछ निर्णय होगा कि भाई आंदोलन का प्रचार प्रसार होगा, परसेप्शन जो 26 जनवरी को बिगड़ा था वो बिगड़ता है क्या, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कल बहुत महत्वपूर्ण है। हरि कुमार जी, आप सहमत हैं जो बात सतीश जी कह रहे हैं? पहला सवाल तो इस बात को लेकर ये कि चक्का जाम, यानी 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे आप, रोड को तो रोकेंगे। जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी राहुल राज जी कह रहे थे कि पिछले बार जिन लोगों ने हिंसा की वो प्रायोजित हिंसा थी, वो किसान के लोग नहीं थे, तो इस बात को इंश्योर कौन करेगा कि इस बार भी इसी तरीके से प्रायोजित हिंसा नहीं होगी? अगर मैं उनकी बातों को कोट करूं तो जो किसानों के आंदोलन है, हमारी राय में किसानों के आंदोलन को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। चक्का जाम, आप एक आदमी सड़क पे कहीं से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहा, आप उसको रोकते हैं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब ठीक है फिजिकल वायलेंस आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसके जाने के अधिकार को तो रोक रही हैं। और किसान आंदोलन इस चक्का जाम से क्या अचीव करना चाहता है? रोजाना अखबारों में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में आंदोलन की चीजें भरी रहती, दुनिया भर का अटेंशन इनको मिला हुआ, दुनिया भर के पत्रकार तीनों साइड्स पे पूरा दिन 24 घंटे जमे रहते हैं, पूरा का पूरा अटेंशन इनको मिल रहा है। कहीं पर भी किसी भी एक लोकेशन पे भी अगर इनका चक्का जाम जो है आउट ऑफ हैंड चला जाता है, जिसकी की पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि साहब उसमें कहीं ना कहीं वायलेंस हो जाए, कहीं ना कहीं वो आपके हाथ से बाहर चला जाए, उसमें फिर इनके हाथ में कंट्रोल में चीजें नहीं रहती। जैसा कि 26 जनवरी को हमने देखा है, अब ये किसान आंदोलन जो है ठीक से चल रहा है, जगह जगह जो जिलों में इनकी पंचायतें हो रही है उसमें दुनिया भर के लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। आज भी शामली में एक पंचायत थी, हजारों लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन। ये जो आप जिलों में पंचायतें कर रहे हैं, दूसरी लोकेशंस पे पंचायतें कर रहे हैं, ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है, इंस्टेड ऑफ ये कि चक्का जाम। किसानों का आंदोलन जो है प्योरली कोई राजनीतिक आंदोलन है, ये एक मतलब किसानों का है, एक तरीके से सामाजिक आंदोलन है। ये क्यों इस तरह की चीजों में जाना चाहते हैं कि चक्का जाम क्यों करना चाहते हैं? चक्का जाम फिजिकल वायलेंस नहीं है, लेकिन एक तरीके का अपने का वायलेंस है। आप 3 घंटे सड़क रोक रहे हैं, सड़क पे जो लोग जा रहे हैं उनकी सहानुभूति आपसे हटेगी, क्यों आप लोगों की सहानुभूति हटाना चाहते हैं? और कौन सा एक्स्ट्रा अटेंशन आपको, कौन सी एक्स्ट्रा पब्लिसिटी, कौन सा एक्स्ट्रा आप सरकार पे प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे चक्का जाम से? हमको लगता है कि चक्का जाम जैसी चीजों से किसान आंदोलन को बचना चाहिए। जो ये किसान पंचायतें देश भर में कर रहे हैं, खासतौर से पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रही हैं, राजस्थान में हो रही हैं, यूपी में हो रही हैं, हरियाणा में हो रही हैं, इनको फैलाना चाहिए। और वो ज्यादा तरीका, अच्छा तरीका, इफेक्टिव तरीका है सरकार पे दबाव बनाने के लिए, दबाव बनाने का। प्रेम कुमार जी, क्या आप हरि कुमार जी की राय से सहमत है? और क्योंकि राहुल राज जी का ये कहना है कि भाई ये तो प्रतीकात्मक है, हम इंश्योर करते हैं उसमें किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी, लेकिन हरि कुमार जी ने एक दूसरी बात की, उन्होंने कहा कि आपको ऑलरेडी इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आशुतोष जी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आंदोलन जो है किसानों को उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो प्रचलित हैं। चक्का जाम फिर कौन लोग करेंगे? क्या पॉलिटिकल एलिमेंट्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का पेटेंट है क्या? आंदोलन है, आंदोलन में जनता की भागीदारी होती है। आज इस आंदोलन को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है, उनमें से एक उनका डिफेम होना, दूसरा ये कि ये कुछ राज्यों का है, तीसरा ये कि देशव्यापी किसानों का समर्थन नहीं है। चक्का जाम जो एक तरीका है, इसमें पार्टिसिपेशन जब पूरे देश में होगा, जैसे आदरणीय सतीश केसिंग जी ने कहा
कि ये एक ऐसा समय है जबकि ये साबित होगा, इसका परसेप्शन भी बनेगा, ये देशव्यापी है कि नहीं है ये भी तय होगा। और चक्का जाम जबकि हम घोषित करके कर रहे हैं तो आम जनता को भी पता है कि 3 घंटे का चक्का जाम है, तो उसमें भी ऐसे आंदोलन में जो एम्बुलेंस और दूसरी तरह की सेवाएं होती है उसके लिए संवेदनशील रहते हैं लोग, ये परंपरा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्रेसिव है, एग्रेसिव तो आंदोलन अपने आप में शब्द जो है वही एग्रेसिव है। जब हम सड़क पर निकल आए और तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, इस स्लोगन के साथ हैं, तब हर मायने में देखा जाए तो हम एग्रेसिव तो किसान है ही, और आज एग्रेसिव नहीं होगा तो कब होगा? ये इस हिसाब से मैं इस बात के समर्थन में हूं कि ये प्रतीकात्मक आंदोलन 3 घंटे का है, लेकिन आशंकाएं भी हैं कि इसमें हिंसा भी हो सकती है। लेकिन कैसी हिंसा होगी? पुलिस से आंदोलनकारियों की झड़प की आशंका मुझे ज्यादा लग रही है। आम लोगों से कोई हिंसा का कोई नहीं है, क्योंकि चूंकि आज पुलिस एक अलग तरीके से व्यवहार करती हुई दिख रही है। पुलिस लाल किले पर लोगों को आने देती है, चढ़ जाने देती है, झंडे फहराने देती है और निकल जाने देती है, तब तक कुछ नहीं करती है। ठीक जैसे कि दिल्ली का सिख दंगा 3 दिनों तक होता रहता है, हो जाने के बाद पुलिस एक्शन में आती है, फिर मन मुताबिक ढंग से पसंद नापसंद के आधार पर किसको चार्जशीट करना है किसको नहीं करना है ये पुलिस का काम बन गया है। तो जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां तो हम देख रहे हैं कि कील बंदी हो रही है, किले बंदी हो रही है, तो ये भी पुलिस का जो है दुरुपयोग है। देखिए मैं एक बात साफ कहता हूं कि ये जो आंदोलन है इसको खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की नहीं है। पुलिस तो कानून व्यवस्था देखने के लिए होता है। जब सरकार फेल हो रही है, वो आंदोलन को नहीं समझौते से खत्म करा पा रही है, तो ये पुलिस का इस्तेमाल और तरह तरह की चीजें देखने को पड़ रही है। ये एक व्यू हुआ। दूसरी तरफ वो लोग भी एक्टिव हैं जो कि इस मौके का हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल साजिश हो रही है तो उसमें भी किसान उस इंटरनेशनल साजिश को नहीं खत्म कर सकता। जिन ट्विटर्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह की साजिश का जो बातें सामने आई हैं, उन्हीं सोशल मीडिया, उन्हीं टेक्निकलिटीज के आधार पर हम उनको पकड़ भी रहे हैं और पकड़ भी सकते हैं। जी बिल्कुल। आलोक जी, अभी मैं एक चैनल पे था जहां पे एक नैरेटिव चल रहा था कि मोह धारीवाल, और उसको बड़े ये कहा जा रहा था कि दरअसल इस आंदोलन में खालिस्तानी आ गए और खालिस्तानियों ने बाकायदा एक शेड्यूल बना रखा है, उस शेड्यूल के हिसाब से कैसे क्या करना है, कब तक क्या करना है। और ये कहा कि भाई देखो जिस तरीके से लाल किले पर हिंसा हुई थी वो सब चीजों का उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है, और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये जो कल का जो चक्का जाम है उसमें भी इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो एक तरफ सरकार की तरफ से या ये कहे कुछ टीवी चैनल्स के माध्यम से ये इसको खालिस्तानी आंदोलन बताने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ ये चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें एक तरफ सरकार भी अपनी तरफ से अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई इसको डिस्क्रेडिट करने में, और खालिस्तानी भी इसमें जुड़ जाए? जी देखिए आशुतोष, ये बहुत पुराना किस्सा है, आज का नहीं है कि खालिस्तानी आंदोलन। आपको ध्यान होना चाहिए कि महाराजा रणजीत सिंह, लाहौर में उनकी राजधानी थी, इस देश के बड़े हिस्से पर उनका साम्राज्य था। तो ये इच्छा किसी भी दिन किसी भी सिख के मन में हो सकती है कि महाराजा रणजीत सिंह का वो स्वर्णिम युग वापस आए। ये कोहिनूर का हीरा महाराजा रणजीत सिंह की पगड़ी में सजाया जाता था। लेकिन ये जब भारत गणराज्य बना तो उसने समावेश किया सारी आकांक्षाओं का, इच्छाओं का, और जो लोग उस वक्त इस देश को चला रहे थे वो समावेशी लोग थे। उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा। खालिस्तान आंदोलन एक वक्त पे खड़ा हुआ। हम में से किसी को इस बात पे चर्चा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि वो क्यों खड़ा हुआ। वो भी एक राजनीतिक जोड़ तोड़ का, राजनीतिक पैंतरेबाजी का नतीजा था। और इस देश के बाहर ऐसे लोग सदा मौजूद हैं जो इस देश के अंदर हो रहे किसी भी तरह के घर्षण का, किसी तरह के फ्रिक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं। तो एक खालिस्तान आंदोलन एक वक्त जब चला तब भी पाकिस्तान से, कनाडा से, इंग्लैंड से तमाम तरह के शरारती ताकतें उसको प्रश्रय दे रही थी, फाइनेंस कर रही थी। तो उनमें भी तमाम लोग हैं जो स्लीपर सेल की मुद्रा में पड़े हुए हैं, मौका देखते हैं कि भारत में कुछ गड़बड़ हो तो हम खुराफात शुरू कर दें। मैं इसलिए ये मोह धालीवाल जो है मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ ये खालिस्तानी एलिमेंट है, और ये मन में खालिस्तानी, क्योंकि दरअसल खालिस्तान सच में कुछ है नहीं। क्या पंजाब का आम सिख खालिस्तान चाहता है? मेरे हिसाब से नहीं चाहता है।
क्या भारत का आम हिंदू, जिसको बड़ी संख्या में इस देश में जो हिंदू बसे हुए हैं, वो क्या हिंदू राष्ट्र मांग रहे थे? नहीं मांग रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस देश की बड़ी आबादी को हिंदू राष्ट्र के नाम पे भड़काया जा सकता है, उसी तरह से पंजाब की बड़ी आबादी को खालिस्तान के नाम पर भड़काया जा सकता है। ये खतरा सदा बना रहेगा। इस खतरे से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है? जो कहा जाता है कि भाई अपने आपस में अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो, पड़ोसी को दोष दे रहे हो। जो कहा जाता है सब फलाने का लड़का खड़ा होकर देखता है, या फलाने की लड़की ने हमारे लड़के को फंसा लिया, तो इसमें कहा जाता है कि आप अपने घर को दुरुस्त रखिए। तो घर को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरा मूल प्रश्न ये है। बाकी कनाडा से और इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, इसके पीछे जाने के पहले यहाँ क्या हो रहा है। और आप किसी विदेशी के एक ट्वीट पर ऐतराज करते हैं कि ये भारत के मामलों में दखल है। एक तारिक फतेह नाम के सज्जन है, यहाँ आकर पूरे 2 साल बैठकर टेलीविजन पे मेन स्ट्रीम चैनलों पे बैठ के ऐलान करते रहे, भाषण देते रहे कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो अंदरूनी मामले में दखल नहीं था। वो एक पाकिस्तानी आदमी यहाँ के क्या कर रहा था। तो आप खुराफात, जब आपके पक्ष में खुराफात हो रही हो तो आप कहते हैं बड़ा बढ़िया भाई, ट्रम्प साहब आएंगे यहाँ के चुनाव में, हमारी जनता को संदेश देके जाएंगे। और जब कोई आपके खिलाफ कुछ बोल दे, और प्राइवेट सिटीजन है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। कहते हैं ना भाई, हाथी अपने चाह चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। करो, अगर बढ़िया काम कर रहे हो ऐसे करो, लेकिन आपको हर एक से डर लगने लगे तो कहीं अपने अंदर झांकना चाहिए। आशुतोष आप आप तारिक फतेह की बात कर रहे हैं। एक सज्जन है जिनका नाम है अक्षय कुमार, जो कनाडा के नागरिक है, भारत के नागरिक नहीं है, और वो अक्सर भारत के मामलों में बोलते रहते हैं, तो वो भी भारत के मामलों में दखल देते हैं। हरि कुमार जी, मैं राहुल राज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं सवाल आपसे पूछता हूं। हरि कुमार, वो सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि सरकार जिस तरीके से, सरकार के का जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, वो बार बार इस आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है, बार बार उसको जोड़ने की कोशिश करता है। पहले दिन से इस तरीके के बयान आ रहे हैं, और अब कुछ टीवी चैनल्स पर बाकायदा इन लोगों को एक टूल किट के माध्यम से एक बहाना भी मिल गया है। अगर कहीं 6 तारीख को हिंसा हुई किसी तरीके से, तो क्या इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करके ये नहीं कहा जाएगा हम तो पहले से कह रहे थे ये खालिस्तानी लोग हैं, और देखिए इन्होंने देश के सॉवरेनिटी के साथ समझौता किया है। देखिए, जहां तक आंदोलन को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश है कि खालिस्तानी आंदोलन है, तो सरकार की कोशिश शुरू से चल रही है। पंजाब में आंदोलन जो है वो सितंबर अक्टूबर से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। लेकिन शुरू में उसको वही कहते रहे, उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, खालिस्तानी ये वो इस तरह का कह के उसको बदनाम करने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो कोशिशें बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकी। आज की डेट में ये ठीक ठाक तरीके से हरियाणा में है, ठीक तरीके से उत्तर प्रदेश में है, कुछ राजस्थान की पॉकेट्स हैं वहां पर भी है। तो मतलब अब इसको खालिस्तानी कितना कहे कि ठीक है, उनको अपने आप को सेटिस्फाई कर लें कि भी हाँ हमने खालिस्तानी इसको कह दिया, लेकिन ये खालिस्तानी आंदोलन किसी भी तरीके से है नहीं। इसमें पोटेंशियल जरूर है कि जो ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेक सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पंजाब के मुख्यमंत्री 2 बार भारत के गृह मंत्री से मिल चुके हैं जाकर, और उनको कह चुके हैं कि साहब आप इसको संभालिए, नहीं तो इसमें। और बहुत सारी चीजें जो उनको अपनी लोकल इंटेलिजेंस से मिल रही होंगी, जो वो ग्राउंड पे देख रहे होंगे, जो वो सुन रहे होंगे, वो जाके उन्होंने पूरा का पूरा गृह मंत्री को ब्रीफ किया कि इसमें पोटेंशियल है एक्सप्लोड होने का, आप इसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लिए। अब सरकार में देखिए, कोशिश तो सरकार ने की, 11-12 राउंड की मीटिंग भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के तौर पर जो एक राजनीतिक तरीके से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश होती है, जिन नेताओं को लगाया गया सॉल्व करने के लिए, उनका उतना राजनीतिक अनुभव है नहीं। राजनीति में निगोशिएशंस होती हैं, कुछ लेन देन की बात होती है, कुछ अपना गिव एंड टेक की बातें होती हैं, वो सब इस तरह का कुछ किया नहीं गया। जबकि आप सोल्यूशन के बहुत करीब थे। सरकार खुद कह रही थी कि हम ये 15-20 चेंजेस इन लॉ में करने के लिए तैयार है। नंबर 1, सरकार ने दोबारा ये भी कहा कि साहब हम इसको 18 महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। भाई अगर आप ये भी कह देते कि हम इसको टेम्परेरी सस्पेंड कर रहे हैं और फिर लोगों से सलाह मशवरा करके, किसानों से इधर से उधर से करके हम दोबारा इस बिल को ले आएंगे, तो कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है। और फिर डेमोक्रेसी की राजनीति में तो 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये मतलब चलता है। अब ये इस तरीके से चीजें आउट ऑफ हैंड होती जा रही है, चीजें फैल रही हैं, कम नहीं हो रही। आप भले ही लाख इसको चिल्लाकर कह लीजिए कि खालिस्तानी, लेकिन इसको कोई मानने को तैयार है नहीं। खालिस्तानी ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका के सिंपैथी है खालिस्तान के लिए, पंजाब में होंगे, वो लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे होंगे, लेकिन उनके
समर्थन देने मात्र से पूरा का पूरा आंदोलन खालिस्तानी बन नहीं जाता है। हम लोग साइट्स पे जाते हैं, बॉर्डर पे जहां जहां लोग बैठे हुए देख रहे हैं कि कहां से संसाधन आ रहे हैं, किस तरीके से लोग अपने गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के अनाज ला रहे हैं, बाकी संसाधन लेके आ रहे हैं। कहीं उसमें कहीं दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे इसमें कहीं कोई फॉरेन फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग जैसी चीजें या कोई पैसे की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है। सब लोग अपने अपने वाहनों से आ रहे हैं, ट्रैक्टर है अपने आसानी से ले आते हैं, खाने पीने का सामान है आसानी से ले आते हैं, प्लास्टिक की शीट डाल के वहां पे बनाया। कहाँ इसमें फॉरेन फंडिंग दिखाई पड़ रही है, किसी को समझ में आता नहीं। तो ये खालिस्तानी वाला चीजें चल नहीं पाई और ना आगे चले। मैंने ये सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं उस नैरेटिव को देख रहा हूं जिस नैरेटिव को बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कम से कम 3 दिन से, जब से रिहाना का ट्वीट आया है, ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आया, जब से वो टूल किट नाम की एक चीज सामने आई और उसको डिलीट करने के बाद फिर दोबारा नया अपडेटेड टूल किट आ गया है, तो अब ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि भाई देखो ये ब्लूप्रिंट है पूरे इस आंदोलन का, और इस ब्लूप्रिंट को जो है पीछे से कौन लोग आगे बढ़ा रहे हैं? खालिस्तान के लोग बढ़ा रहे हैं। टीवी चैनल्स पर मो धालीवाल का बाकायदा इंटरव्यू चल रहे हैं, उसकी बाइट्स चल रही। मैंने टीवी चैनल पे जाके कहा, मैंने कहा भाई आप इसको क्यों चला रहे हो? क्योंकि आप उन्हीं की बातों को आगे डिसेमिनेट कर रहे हो, तो इससे जो खालिस्तानी है उनकी बातों को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ इतना बड़ा खतरा है, कल अगर मामूली सी भी घटना हो जाएगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसानों के आंदोलन पर पड़ जाएगी। सतीश जी ने जो कहा कि यह बहुत ही निर्णायक क्षण हो जाएगा फिर उसके बाद आंदोलन को आगे ले जाने का। राहुल राज जी, देखिए आशुतोष जी, जो भी सत्य होता है वो सदैव सामने आता है। सरकार ने शुरुआत के दिन से ही, डे 1 से अगर मैं कहूँ तो बहुत आरोप प्रत्यारोप हमारे इस आंदोलन पर लगाए, और हर आरोप से बकायदा हम साफ गोई से निकलकर निष्पक्ष छवि के साथ और पुरजोर ताकत के साथ खड़े हुए हैं। 26 तारीख की जो घटना हुई उसमें तमाम तरह के प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन और तेजी से खड़ा हुआ, जिसका नतीजा आज गांव-गांव में महापंचायतें हो रही हैं। कल का भी मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारी तरफ से पूर्ण रूप से शांति प्रिय ये आंदोलन चल रहा है। उसी का एक क्रम है। हर आंदोलन, जब इतने बड़े आंदोलन होते हैं और लंबे चलते हैं तो उनमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिससे एकजुटता दिखाई जा सके। और बार बार जब आज कृषि मंत्री जी बयान दे रहे थे राज्यसभा में, जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से बखान किया कि कानून बहुत अच्छे हैं, फिर बाहर मीडिया में आकर उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि तो साहब एक राज्य 2 राज्य का है, तो ऐसे में हमें भी दिखाना पड़ता है कि नहीं साहब, हर जगह का किसान जो है वो एकजुट है और इस आंदोलन के लिए आंदोलित है। कारण जो भी हो, कहीं की दूरी है, कहीं सरकारें बहुत दमनकारी नीति अपना रही है, मुचलके भरवा रही है, वो अलग हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और कल भी अगर ये कोई प्रोपेगेंडा करने का प्रयास करते हैं तो उसका भी सत्य जो है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इस आंदोलन पे कितने भी आरोप सरकार लगा ले, ना हम डरने वाले हैं, ना हम घबराने वाले हैं, और बहुत शालीनता के साथ हर समस्या का समाधान निकालेंगे और वो समाधान लेकर ही अपने अपने घर जाएंगे। सतीश जी, क्या आप राहुल राज जी की बात से कन्विंस्ड हैं, या जो प्रेम कुमार बात कर रहे हैं उनकी बात से आप कन्विंस्ड नजर आते हैं? ये देखिए, मुझे लगता है कि दोनों लोग थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से वैचारिकता से बात कर रहे हैं। सच्चाई और आशुतोष जी आप भी जानते हैं, आलोक जी जानते हैं, और जैसा कि न्यूयॉर्क से कह रहे थे, देखिए बहुत खतरनाक है, इसे कहीं दो राय नहीं। आज मीटिंग भी हुई है, अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सारे लोगों की उच्च स्तरीय मीटिंग भी हुई है। बेहद खतरनाक है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कुछ ना कुछ। वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा, कर रहा भी है, चाहे वो धालीवाल हो, चाहे जो भी हो, ऐसे ग्रुप हैं। तो बेहद खतरनाक। ये कल तय हो जाएगा कि ये मतलब ये आंदोलन बढ़ेगा या सिमट जाएगा, मतलब एक्सपैंड करेगा या मतलब समझिए कि सिमट जाएगा। ये बात एकदम मान के चलिए। हम लोग कल या परसों फिर इसी पर बातचीत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि 26 जनवरी से जो बदनामी हुई किसान आंदोलन में, वो कई कारणों से वो बच गया। एक तो एक दीप सिद्धू का नाम आ गया, दूसरे उसके बाद जो है राकेश टिकैत के आंसू आ गए, उससे पंचायतें लगातार होने लगी, उस हिसाब से आंदोलन फैल गया। लेकिन सवाल ये है कि ये चक्का जाम, और ऐसा तो नहीं है कि ये सुसज्जित बहुत डिसिप्लिन लोग हैं कि, और बहुत ही ज्ञानी लोग हैं एकदम जो है वो, मतलब आप समझिए कि कहीं कुछ भी हो सकता है। जो कि कह रहे थे हरि कुमार जी कि कहीं कुछ हो सकता है। मैं इनके जगह पर रहता और मैं आंदोलनकारी रहता तो मैं ये चक्का जाम कॉल ऑफ कर देता, क्योंकि चक्का जाम करने के 17 तरीके हैं,
लेकिन आपने जो चुना है कि हाईवेज को बंद रखेंगे और ये करेंगे, तो उसमें तो कहीं कुछ घटना हो जा सकती है ना, तो घटना हो जा सकती है। तो ये बेहद खतरनाक है। मुझे लगता है कि सारे जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जिला पुलिस है, सबको बेहद 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 सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतीश जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जेपी का आंदोलन शुरू हुआ और जेपी के आंदोलन से अगर इस आंदोलन की तुलना करिए तो जिस तरीके का वायलेंस जेपी के आंदोलन में था उसका तो एकांश भी आज की तारीख में दिखाई नहीं पड़ता कहीं पे। पुलिस की फायरिंग हुई, लोगों की जानें गई, उसमें बसें लूटी गई, बसों को जलाया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। आज की तारीख में अगर किसान चक्का जाम की बात करते हैं तो उसको एनार्की कहा जाता है। जब जेपी के आंदोलन में हिंसा होती तब उसको एनार्की नहीं कहा जाता, उसको बड़े गौरव के साथ कहा जाता है। ये क्या हिंदुस्तान पिछले 40 सालों में बदल चुका है क्या कि यहां लोकतांत्रिक आंदोलन में अगर जरा सी भी हिंसा हो जाए तो डिस्क्रेडिटेड हो जाता है, डिफेम्ड हो जाता है? क्या मुझे बोलना है? आपसे पूछा मैंने सवाल। जी देखिए, मैं आपके चैनल पर आपके मार्फत से जो कुछ भी कहना मैं कह चुका, मैं दोहरा रहा हूं कि कल आंदोलन समाप्त भी हो जाता है, कल वो बदनाम ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए कि चक्का जाम असफल हो जाता है, लेकिन जो किसानी का मुद्दा है, ग्रामीण भारत का मुद्दा है, आय का है, जीविकोपार्जन का है, वो कतई कम नहीं होता है। ये जो वक्त है उसको देखने का है। और उस लिहाज से मैं कहूंगा कि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन 3 फार्म बिल्स तक सीमित नहीं है, ये पूरे ग्रामीण भारत की जो संकट है वहां तक फैल चुका है। और हमको उसी लिहाज से देखना। आपने जेपी मूवमेंट की बात की। जेपी मूवमेंट के समय क्या हुआ था? महंगाई चरमोत्कर्ष पे था, महंगाई उस समय जमाखोरी चरमोत्कर्ष पे हो गया था, और पूरे देश में नौजवान जो है बेरोजगार हो रहे थे। यही 3 का जो समावेश था उसने पूरे जेपी आंदोलन को पूरी तरह से जीवंत कर दिया। और उसके बाद जो स्थितियां बनी तो इमरजेंसी लगी। तो स्थितियां जो है कोई अच्छी नहीं है। हमको लगता है पूरी तरह से अभी देश के लिए, समाज के लिए, इंडिया इंक के लिए, एमएनसी के लिए, सबके लिए है कि ध्यान सबसे ज्यादा इस वक्त दें तो गांव पर दें, और किसानी से ज्यादा इसको ग्रामीण भारत का मुद्दा समझें। उस हिसाब से ये प्रसार हो चुका है। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि भाई ये क्या बदल गया पिछले सालों में? आपने देखा कि जब एंटी मंडल आंदोलन हुआ, जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ, जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। जेपी मूवमेंट हुआ, जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। जब गो हत्या के खिलाफ आंदोलन, जबरदस्त हिंसा को देखने को मिली। आज की तारीख में कहीं अगर कोई निशान साहिब का झंडा भी फहरा देता है तो कहा जाता देखिए कितनी हिंसा हो गई इसमें। देखिए आशुतोष जी, आप ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये SC ST एक्ट के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में बंद हुआ था। उस समय कोई कॉल करने वाला भी सामने खुलकर नहीं आया था, सोशल मीडिया के जरिए हो गया था। और उस दौरान हिंसा भी हुई थी, मध्य प्रदेश में हिंसा हुई थी, 2 तरह की भीड़ में हिंसा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उतनी चर्चा नहीं हुई। और इसके बजाय सरकार ने, चूंकि चुनाव सामने थे, SC ST का वोट बैंक सामने था, तो सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो रिवर्ट हो जाए, उससे संबंधित संशोधन भी कर दिए। तो ये आवश्यकता थी राजनीति की। लेकिन आज किसानों के लिए जब आंदोलन हो रहा है तो इसको राजनीतिक आवश्यकता के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। इसको हम खालिस्तानी बताने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बताने में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कांग्रेस एक शासित प्रदेश पंजाब है, वहां से ये प्रोवोकेशन है। फिर धीरे धीरे वो हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये अब तक आया है कि कबूल कर रहे हैं। लेकिन कल स्पष्ट होगा कि देश के ज्यादातर किसान इसके साथ है या नहीं, ये कल देखने को मिलेगा। अब हिंसा की बात है, देखिए आंदोलन, अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी और सारे लोग चौरी चौरा कांड का जो के शहीद है उनको याद कर रहे थे, एक अलग तरीके से याद कर रहे थे। तो वो एक हिंसा, आप बोलिए उस हिंसा को जिस वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया, उसको यहाँ हम सम्मानित नजरिए से देख रहे हैं। ये भी नजरिए का एक फर्क है। तो हम अपने देश में, देखिए हमारे देश में जो आंदोलन होते हैं, कभी इतिहास रहा है कि कभी भी हमने विदेशी मदद से कोई आंदोलन नहीं किया। इसलिए ये आशंका कि कोई खालिस्तानी आके हमारे आंदोलन का नेतृत्व कर देगा, ये फिजूल की बात है।
कुछ लोग फायदा उठाने के लिए इंटरनेशनली ये इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो आंदोलन है ये यहाँ के किसानों का आंदोलन है, किसी से प्रभावित नहीं है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। और ये किसान संगठन 40-40 संगठन इसमें लगे हुए हैं जो कि संगठित रूप से आंदोलन कर रहे हैं। तो इसमें सरकार 11 वार्ताएं कर चुकी, ये समझिए ना, सरकार रिकॉग्नाइज भी कर रही है किसान संगठन को और आंदोलन को, एक तरफ रिकॉग्नाइज करती है और दूसरी तरफ अविश्वास भी करती है कि ये आंदोलनकारी में वो तत्व है वो तत्व है। तो ये जो विश्वास का संकट पहले दिन से रहा है, इसी वजह से ये समझौता वार्ताएं सफल नहीं हो पाई। अब इसमें एक बात बार बार कही जाती है कि हमने 1.5 साल के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया, 1.5 साल के लिए आंदोलन स्थगित, क्षमा कीजिए, कृषि बिल को कानून को स्थगित कर दिया। तो ये 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करने की आवश्यकता क्या किसानों को है? किसानों ने मांगा था क्या कि 1.5 साल के लिए आप स्थगित कर दीजिए? आप तो 1.5 महीने में अगर इसमें संशोधन के लायक बातें समझते हैं और मानते हैं, 18 संशोधन की बातें आप मान चुके हैं, तो आप इस पर 1.5 महीने में समिति भी बना सकते हैं और नया कानून भी ला सकते हैं। इसके बजाय आपको 1.5 साल का समय क्यों चाहिए? ये बड़ा सवाल है। ये कहा जाता हमने आपको समय दिया, हमने मांगा ही नहीं समय ना, किसानों ने समय नहीं मांगा, आप क्यों दे रहे हैं जबरदस्ती समय? आप 1.5 महीने में इसको खत्म कीजिए, यही चीज है। आंदोलन किसानों का है, किसानों से पूछे बगैर ये बना दिया गया और अब संसदीय समिति में भेजे जाने का संकेत आ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट का भी जो इंटरवेंशन हो रहा था, या सरकार भी कह रही है, अब कह रही, जो काम कानून बनने से पहले होना चाहिए था अब मान रही सरकार, संशोधन मान रही है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिस कानून को आप 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है और उसको आप देश हित में बता रहे हैं, किसानों की तकदीर बदलने वाला बता रहे हैं, तो आप क्या 1.5 साल तक किसानों की तकदीर बदलना नहीं चाहते? ये बड़ा सवाल है। आप 1.5 महीने में इसका फैसला कीजिए। बिल्कुल 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 प्रेम कुमार जी, जो बात आपने कहा। आलोक जोशी जी, ये जो बात अभी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सीधे बात क्यों नहीं करते भाई, कर ले बातचीत सीधे। प्रधानमंत्री जी तो वैसे मन की बात करते हैं, सीधी बातचीत करते हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन सीधी बात तो कर ही सकते हैं ना। मैं वो प्रभु चावला वाली सीधी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो सीधी बात है किसानों से करने की, वो तो कर सकते हैं और उनको ये माना जाता है कि वो बातचीत करने में माहिर आदमी माने जाते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूं, तो जब से आंदोलन सामने आया है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त के, हमारे दौर के सबसे अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं। उनसे अच्छे या उनके बराबर के एक दूसरे कम्युनिकेटर हैं इस देश में, जो आजकल जेल में हैं, अब इस समय एम्स में हैं, लालू प्रसाद यादव। लेकिन ऐसे कम्युनिकेटर को क्या संकट है, क्या चिंता है कि वो सीधे लोगों से बात करने में कतरा रहे हैं? उन्होंने, अगर वो, और मैं इस बात को यकीन के साथ कह रहा हूं, मैं भले ही मैं नरेंद्र मोदी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी सच्चे दिल से जाएं और किसानों से बात करें, जो आंदोलन में बैठे हुए किसान हैं, तो मेरा ख्याल है वो सेटल करके लौट आएंगे। कम से कम ये भरोसा दिला पाएंगे कि हम आपकी बातों पे विचार कर रहे हैं और हम आपकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। दिक्कत यही है, समस्या इस सरकार से है। नरेंद्र सिंह तोमर जो आज उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया, उसके साथ जो समस्या वो ये है कि हर आदमी को लगता है आपका मेरा कोई झगड़ा हो जाए और मैं आपसे बात ना करूं, अड़ोस पड़ोस से 45 आदमियों को भिजवाऊं कि भाई जाइए जरा अशोक जी से कहिए कि वो बहुत नहीं तो चाहते हैं सेटल करना। अरे भाई, मैं सेटल करना चाहता हूं तो मैं उठूंगा, फोन करूंगा, वीडियो कॉल लगाऊंगा या जाके बात करूंगा, कहूंगा आइए हम आप बात करते हैं, निपट लेंगे। इसमें बाकी पार्टी को क्यों बुलाते हैं? ये आलिस्तान, खालिस्तान, रेहाना, मियां खलीफा, कौन कौन है पता नहीं, नाम भी हमने नहीं सुने सबके। इनको सबको क्यों मौका मिला ये बात करने का? इसीलिए मौका मिला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर किसानों से बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं आई एम अ फोन कॉल अवे, मैं एक फोन कॉल दूर हूं, आप फोन करिए मैं बात कर लूंगा। जरूरत क्या है फोन कॉल की? भाई 2-4 गाड़ियां भेजिए, कहिए नेता लोग जितने हैं आप में से 10 आदमियों को भेज दीजिए, मैं बात करता हूं, मेरे यहाँ बुला लीजिए। या इससे बड़ी बात होती जो इतिहास में होती रही है। मैं अब बहुत बहुत बुरा लगता है आज के निजाम में वो नाम सुन के लोगों को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, एक महिला ने चलते हुए उनका लगभग कॉलर पकड़ लिया या हाथ पकड़ लिया, कहा कि ये बताओ कि इस आजादी से हमें क्या मिला? जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि तुम प्रधानमंत्री को पकड़ के पूछ सकती हो कि मुझे क्या मिला, इस आजादी से तुम्हें यही मिला।
अगर आप ये एहसास किसानों को दिला दें जाकर कि हाँ भाई आप प्रधानमंत्री पर दबाव डाल सकते हैं और वो आकर आपसे बात करता है, मेरा ख्याल है इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी में कि अच्छा आप समस्या सुलझेगी, क्योंकि ये इंसान अपने घर से निकलकर, अपने दफ्तर से निकलकर हम जिस जगह हम धरना दे रहे हैं यहाँ तक आया है और ये हमसे बात करना चाहता है। दूसरी बात, इस निजाम में नरेंद्र मोदी के अलावा किसी के कहे का क्या मतलब है? कौन ऐसा आदमी है जो कुछ कह देगा, आश्वासन दे देगा और किसान मान लेंगे कि हाँ ये हो जाएगा? जब सब कुछ एक ही जगह से होता है तो भाई आश्वासन भी वहीं से चाहिए। और ये आश्वासन दाएं बाएं क्यों दिए जा रहे हैं? किसान कहाँ बैठे हैं? किसान क्या अफगानिस्तान में हैं? दिल्ली के बॉर्डर पर हैं? या तो आप वहां चले जाइए या उन्हें बुला लीजिए, आमने सामने बात हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में ऐसे पेंच हैं। अब जैसे जहां जहां पहुंच रहे हैं आप, हम 18 महीने पोस्टपोन कर देंगे, करने को तैयार हैं। आप तैयार हैं तो आपको रोक कौन रहा है? आप एक नोटिफिकेशन इश्यू करिए, कहिए पोस्टपोन किया, अब भी किसान नहीं मान रहे हैं, तो तब किसान बैकफुट पे आए, डिफेंसिव पे आए, मेरी समझ में आता है। ठीक है, करेंगे कुछ नहीं, हम इसके लिए भी तैयार हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। भाई तैयार हो तो क्या किसान साइन करेगा तब कानून 18 महीने पोस्टपोन होगा? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? ठीक है आलोक जी, सतीश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, लेकिन उसके पहले मैं हरिकुमार जी के पास जाऊंगा। हरिकुमार जी, एक तरफ तो सरकार, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 फोन कॉल अवे, दूसरी तरफ खालिस्तानी बताने की कोशिश की जाती है। तो जो किसानों के मन में जो आशंका है, क्या यह आशंका प्रधानमंत्री को लेकर भी है क्या? और अगर प्रधानमंत्री अगर इस बातचीत की पहल करते हैं, खुद सीधे बातचीत करते हैं, तो भी क्या किसान उनकी बात को मान लेंगे क्या? ये जो 1 फोन कॉल अवे है, ये तो एक जुमला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस है नहीं। 1 फोन कॉल अवे कहाँ से है, कौन किसको फोन करेगा, क्या फोन करेगा, ये कुछ समझ में आने वाली बात है नहीं। लेकिन जैसा भी आलोक जी कह रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री हमारे सबसे बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, वो बात सही है कि वो बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, लेकिन वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर तभी तक है जब तक कि वो डायलॉग 1 वे होता है। क्या आपको ध्यान है कोई डायलॉग 2 वे हुआ हो और वहां पे उन्होंने बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया हो? क्या कोई आपको आशुतोष जी, आपको कोई ध्यान पड़ रहा है कि पिछले 7 साल में कहीं प्राइम मिनिस्टर महोदय ने डायरेक्ट डायलॉग करके कोई समस्या के समाधान पे पहुंचे हो? और ये डायरेक्ट डायलॉग करने वाली बात जो है प्रधानमंत्री के स्तर पर होती नहीं है। जो दूसरे लोग होते हैं, जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारी चीजों को पहले सुलटा लेते हैं और जब बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर का एंट्री होती है। प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे बातचीत करें जहां भी चीजें सुलझ ही नहीं रही है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत यूजफुल चीजें होंगी। और खासतौर से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, इनका तो डायलॉग मतलब कोई पिछले 7 साल में कोई ओपन ट्रांसपेरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही हो, कहीं कोई ऐसा डायलॉग, हमारे इतने माननीय लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस पैनल में, किसी को ध्यान पड़ता हो कि कहीं उन्होंने कोई 2 वे डायलॉग किया हो किसी से? जहां तक वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, वहीं तक लिमिटेशन है उस कम्युनिकेशन की कि वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो स्टेज से भाषण देना हो, या कहीं पर भी कोई भी हो, जितने भी कम्युनिकेशन है, कोई भी 2 वे कम्युनिकेशन हमको ध्यान नहीं पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप छोड़िए, इवन के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी कहीं भी कोई जो 2 वे कम्युनिकेशन है, जहां पे दूसरे लोग भी अपनी बात कहें, ओपनली सवाल पूछ सके, इस तरह का कोई डायलॉग कम से कम पिछले 7 साल में मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता। और बाकी जो ये चीजें हैं, आप ये देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मतलब ये कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो ज्यादा समझदार कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनको इस काम पे लगाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि भाई जिन मंत्रियों को उन्होंने इस काम पे लगाया उनकी राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक मैच्योरिटी इतनी है कि वो इस तरह की चीजों को सुलझा सकें। अगर आपको ध्यान हो तो राजनाथ सिंह जी ने एक बार ये कहा था कि भी किसानों को खालिस्तानी कहना, उनको ये कहना, उनको वो कहना, ये गलत है और मैं इसका बड़ा विरोध करता हूं। उन्होंने थोड़ा सा एक राजनीतिक समझबूझ की बात कही थी कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है, आप उनको इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरीके से उनसे डायलॉग भी करें, कहीं ना कहीं तो उन पर मलहम आप लगाइए। लेकिन राजनाथ सिंह जी को पता नहीं क्यों इस डायलॉग में शामिल नहीं किया गया। अगर मुझे लगता है कि कहीं उनको शामिल करके बातचीत होती, उनके कुछ पुराने कृषि मंत्री भी रहे हैं, उनके कुछ ताल्लुकात भी हैं किसानों से। अब इन 2 मंत्रियों को जो लगाया हुआ, इनके तो कोई किसानों से कोई ताल्लुकात है नहीं। पीयूष गोयल जी का तो कोई लेना देना रहा नहीं है किसानों से या उन सब चीजों से। और अगर आपको ध्यान हो, एक छोटी सी क्लिप चल रही थी, वो राकेश टिकैत
से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि साहब चिट्ठा खोल दूंगा, मेरे पास ये है वो जरा से डायलॉग में कितनी एरोगेंस चमक रही थी। क्या इस तरीके से आप मतलब इस तरीके से आंदोलनकारियों से आप बात कर सकते हैं? और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत समझदारी का परिचय दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको ज्यादा मैच्योर, और भी जो लोग सत्ता में नहीं है, जो पार्टी में दूसरे लोग आप उनको शामिल कर सकते थे और कहीं ना कहीं इसका हल निकाला जा सकता था। हल के आप बहुत ही करीब थे, आप खुद मान रहे हैं कि साहब हम इतने चेंजेस कर देंगे, इतने टाइम के लिए पोस्टपोन कर दे, तो जरा सा और एक दो कदम आगे ले जाने के बाद ये मसला सुलझने के बहुत करीब था, मगर अब ठीक है नहीं सुलझ पाया, क्या करें। सतीश जी, आप बीच में कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है, ये अविश्वास जो मंत्री निगोशिएट कर रहे हैं उनके प्रति है या ये अविश्वास सीधे प्रधानमंत्री को लेकर है? इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी अगर खुद इसमें शामिल होते हैं तब भी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा तो जरूर है कि 1 फोन कॉल अवे हैं, लेकिन कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा, मतलब हम कहेंगे आधा दर्जन से ज्यादा वो किसान के जो 3 बिल है उसका बहुत पुरजोर उन्होंने उसके लिए स्टैंड लिया है। दरअसल जो मैं कहना चाह रहा था आशुतोष जी कि ये जो नीति और रणनीति का जो अंतर विरोध है ना, इसी में सब कुछ है। नीति ये है कि ये कानून सही है, पूरे किसानों के दशा दिशा पूरा बदल देगा और एकदम आय भी दुगनी हो जाएगी और पूरे रूरल भारत का कल्याण हो जाएगा, ये नीति है। दूसरी कि रणनीति में क्या है कि भाई आज ही जो है नरेंद्र तोमर ने कहा है कि कोई ये तो नहीं बताया कि भैया इसमें ब्लैक क्या है, ये है। तो रणनीति में है कि पहले सब कुछ ठीक था, अब कुछ ठीक नहीं, मतलब 10 चीज नहीं ठीक है, 11 राउंड की बातचीत हो गई, तो मतलब कुल मिला के बात वहीं के वहीं आ जाती है, नीति पे आ जाती है। और रणनीति में ये सब जो गड़बड़ हो गया, मान लीजिए इनके रणनीति में शायद ये गड़बड़ हुआ कि एक के आंसू निकल गए किसान नेता के, वो गड्ढा खोद दिया गया वहां, क्या नाम है, हरियाणा में, तो उससे मामला बाहर निकली है। तो ये नीति अगर सही है तो फिर सब सही है, सब कुछ जायज है, और रणनीति से अगर नीति को डिपेंड करने में शायद वहां चूक हो रही। राहुल जी, आप से आखिरी सवाल यह है, अगर प्रधानमंत्री सीधे बातचीत करें तो क्या किसान उनकी बातों को मान लेंगे? देखिए आशुतोष जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इस पूरे आंदोलन का हल इस बात से नहीं निकल रहा है कि एक शब्द होता है एरोगेंस, घमंड। वो जो सज्जन अभी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। होता क्या है कि वार्ता सरकार बंद कमरे में करती है और बाहर आके कृषि मंत्री जब ये कहें कि साहब हम तो 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार हैं, कानून बिल्कुल अच्छे हैं, किसान कह रहे हैं इसलिए हम वापस ले रहे हैं, मतलब एक तरफ आप कह भी देते हो कि खामियां हैं, फिर आप कहते हो हर चीज किसानों के ऊपर डाल देते हो, और आज राज्यसभा में भी आप कहते हो कि सब बढ़िया है, और फिर शाम को जब प्राइम टाइम डिबेट्स होते हैं तो वो जो किसान होते हैं, अभी तो इंटरनेट बंद है लेकिन वीडियो वायरल होते हैं, क्या क्या उनके प्रवक्ता कह रहे हैं उस बात से किसान आहत हो। आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। इतने सारे किसानों ने मिलकर 40 लोगों को तय किया कि जो हमारी तरफ से सरकार से बात करेंगे। जब वो वापस आके कहते हैं कि साहब ये बात सरकार से हुई है, तो वो कहते हैं कि सरकार तो हमारे बारे में ये कह रही है, तो समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? आप अगर बात कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक चल रही है, तो आपको उसकी मर्यादा रखनी पड़ेगी कि भाई कोई बात हुई है तब तक कोई भी आक्षेप, कोई भी आरोप नहीं लगाया जाए। जहां तक प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो पहले दिन से किसान कह रहे हैं कि मोदी जी मन की बात करते हैं, किसानों से बात करें, वो आए आगे अपने बात करे तो सही, लेकिन वो तो जब देखो कहीं भी भाषण देंगे तो उसकी खूबियां गिनाएंगे और कहेंगे कि साहब ऐसा है वैसा है, और शाम को डिबेट चालू हो जाएगा, मोदी जी ने ये कहा और किसान भ्रमित है। मैं आपको बताऊं, कल की बात है, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री उपवास पे बैठे हैं और हेडलाइन क्या चल रही है, उनसे बाइट ली जा रही है, वो कह रहे हैं कि साहब मैं किसानों की सद्बुद्धि के लिए बैठा हूं कि जल्द से जल्द उन्हें सद्बुद्धि आए, वो बिल के फायदे समझे और अपने घर वापस जाए। अब आप बताइए, जिम्मेदार पदों पर रहकर व्यक्ति अगर ऐसी बातें करेंगे और किसानों को बार बार ठेस पहुंचाएंगे, फिर आप कहते हैं समाधान नहीं निकलता। रहे समाधान के लिए तो हम सड़कों पे बैठे हैं, ये 2 महीने से सड़कों पे बैठे हैं, अभी भी कह रहे हैं साहब हम अपनी हर बात के लिए तैयार है कि आप हमारे कानून वापस लीजिए और एमएसपी गारंटी का कानून बनाइए। एमएसपी पे सरकार बात करने तक को तैयार नहीं है। एमएसपी की जब बात आती है तो वो कहते हैं साहब लिखित में दे देंगे, लिखित में नहीं चाहिए, कानून चाहिए। और मैं आपको बता दूं आशुतोष जी, एमएसपी पूरे देश का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये कानून तो आज आए हैं, इनको रिपील कराया जाएगा, लेकिन एमएसपी तो वर्षों से किसान कह रहे हैं कि एमएसपी हमें मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी पहल करें तो तब तो ये बात आएगी कि किसान क्या निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री आए, खुले मन से किसानों से बात करें, और ये बात स्पष्ट है कि जो लोग हमसे वार्ता करते हैं या जो किसानों के पैनल से बात कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, हम भी समझते हैं। जब रिमोट कंट्रोल से सब कंट्रोल हो रहा है, तो रिमोट कंट्रोल चलाने वाले जब सीधी बात किसानों से करेंगे तो मुझे लगता है इन बातों का हल निकलेगा।
बिल्कुल, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग दरअसल हमसे बातचीत कर रहे हैं, जो किसानों से बातचीत कर रहे हैं, वो दरअसल रिमोट कंट्रोल हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आज की तारीख में भारत की राजनीति को समझता है, वो इस बात को जानता है कि जो 7 रेस कोर्स रोड, यानी जिसको अब एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वहां पे जो शख्स बैठे हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दरअसल उनके अलावा ना तो भारतीय जनता पार्टी में किसी की कोई हैसियत है, ना किसी की कोई औकात है, ना उनकी कैबिनेट में बैठे हुए किसी आदमी की कोई हैसियत है, ना किसी की कोई औकात है, ना वो अपने मन से कोई फैसला कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर आएंगे, बातचीत करेंगे, तो निश्चित तौर पर किसान उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, कोई हल निकलेगा। लेकिन सवाल फिर वहीं पे आके अटक जाता है, क्या ऐसा होगा? ये एक लाख दर्जे का सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का, धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।